बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। बच्चों हमने इसके 7 भाग पूरे कर लिए थे और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 4.4 पूरी कर ली थी। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.6 से संबंधित है ये। इसमें हम पहले व्रत के बारे में पढ़ेंगे कि व्रत क्या होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले व्रत एक सरल बंद आकृति होती है। व्रत एक सरल बंद वक्र होता है जो एक बहुभुज नहीं है। देखो बच्चों, व्रत क्या है? व्रत एक वक्र तो है, लेकिन ये एक बहुभुज नहीं है। व्रत कैसा होता है? देखो, एक गोल आकृति दिख रही है जिसके बीच में एक केंद्र बना हुआ है या सेंटर है, तो ये आकृति व्रत कहलाती है। ये बहुभुज नहीं है, जबकि सरल बंद आकृति है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये रेखाखंडों से नहीं बनी हुई। रेखाखंडों से बनी होती तो बहुभुज कहलाती, लेकिन ये वक्र से बनी हुई है, इसलिए ये व्रत कहलाएगी और बहुभुज नहीं है। अब बच्चों देखो, व्रत पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसके केंद्र से बराबर दूरी पर होता है। व्रत की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि व्रत की जो लाइन है ना, इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसके केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होता है। जैसे हम यहाँ से ये दूरी माने ना, इस दूरी को अगर हम 5 माने तो ये दूरी भी कितनी होगी? 5 ही होगी। इस लाइन पर कोई भी बिंदु ले लो, कहीं पर भी ले लो, इस लाइन पे स्थित कोई भी बिंदु, उसकी इस सेंटर केंद्र से जो दूरी है ना, वो हमेशा कितनी होगी? बराबर। जैसे ये 5 है तो हम उदाहरण के लिए इसको 5 माना तो ये हमेशा 5 ही रहेगी, कभी बदलेगी नहीं, किसी भी बिंदु के लिए नहीं बदलेगी। अगर इसका मान 10 है तो सबके लिए ये मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज की परिभाषा भी इसको मान सकते हैं कि ऐसी आकृति, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपद जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान रहती हो या केंद्र से जिसकी दूरी हमेशा बराबर रहती हो, वह आकृति क्या कहलाती है? व्रत कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? अब आगे देखो, व्रत के भाग। व्रत के कौन कौन से भाग होते हैं या व्रत में कौन कौन से भाग स्थित होते हैं? ठीक है बच्चों, देखो APBM व्रत पर स्थित बिंदु है। एक आकृति देखो, इस चित्र में ए कहाँ स्थित है? ये रहा A, P, B और M। ये 4 बिंदु हैं जो व्रत के ऊपर स्थित हैं। जो व्रत की लाइन है ना, ये गोल वाली, इसके ऊपर स्थित बिंदु है। अतः व्रत पर स्थित बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाला रेखाखंड व्रत की त्रिज्या कहलाता है। तो व्रत का सबसे पहला बिंदु क्या आ गया? पॉइंट है त्रिज्या। तो बच्चों देखो, त्रिज्या क्या हो गई? त्रिज्या क्या हुई कि व्रत के केंद्र को, व्रत पर स्थित कोई बिंदु है उसको व्रत के केंद्र से जोड़ने वाला रेखाखंड। तो देखो, इसमें आकृति में देखो कौन कौन से रेखाखंड है। एक को देखो केंद्र C से मिलाने वाला, एक तो ये वाला रेखाखंड, एक इस बिंदु को मिलाने वाला ये रहा, इसको मिलाने वाला ये, इसको मिलाने वाला ये, और ये अलग एक आकृति और दी हुई। तो बच्चों देखो, जो बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड है वो सभी की सभी व्रत की त्रिज्या कहलाएंगे। तो यहाँ देखो, AC रेखाखंड, AC रेखाखंड, BC रेखाखंड, CP रेखाखंड, ये वाला CP रेखाखंड, CM रेखाखंड, ये CM रेखाखंड, ये सभी क्या है? व्रत की त्रिज्या है। बच्चों समझ में आया? व्रत की त्रिज्या यानी व्रत पर स्थित किसी बिंदु को व्रत के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की त्रिज्या कहलाता है। अब त्रिज्या देखो, सभी त्रिज्याएं समान होती है। त्रिज्या कोई सी भी हो, सभी का मान समान होगा। तो हम देखो, AC और BC, CP, CM, इन चारों का मान भी बराबर होगा हमेशा। जितना मान AC का है उतना ही BC का होगा, उतना ही CP का, उतना ही CM का, क्योंकि चारों क्या है? त्रिज्या है और व्रत की त्रिज्या हमेशा समान रहती है। चाहे कोई सी भी त्रिज्या ले लो एक व्रत की, वो सारी की सारी समान रहेगी। समझ में आया यहाँ तक व्रत की त्रिज्या का कॉन्सेप्ट? बच्चों देखो, व्रत के ऊपर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की त्रिज्या कहलाएगा। अब आगे देखो, रेखाखंड PM, इसी चित्र में देखो, रेखाखंड PM व्रत का व्यास है जो केंद्र से होकर गुजरता है। व्रत का व्यास, अब देखो, एक तो त्रिज्या पड़ी, अब पढ़ेंगे व्यास। व्यास क्या होता है? व्रत पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो व्रत के केंद्र से होकर जाता है। कहां से बच्चों? व्रत के केंद्र से। जैसे P और M, ये 2 बिंदु व्रत पर हैं, इनको हमने एक रेखाखंड से मिलाया
और ये रेखाखंड सी बिंदु से होकर भी जा रहा है, यानी कि केंद्र से जा रहा है, इसलिए ये PM रेखाखंड क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो यहाँ PM क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। देखो बच्चों, वृत्त का व्यास और वृत्त की त्रिज्या में क्या समानता होती है। हम कहेंगे कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, इसका दुगना, क्योंकि देखो CP क्या है, त्रिज्या है, CM क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ दो त्रिज्याओं को जोड़ के तो पूरा का पूरा व्यास बन रहा है। P से M तक का व्यास कैसे बना, P से C वाली त्रिज्या और C से M वाली त्रिज्या, ये दोनों जुड़ गई तो वृत्त का व्यास बन गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है या त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को व्यास और त्रिज्या में संबंध। आगे देखो, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा कहलाता है। बच्चों, वृत्त पर कोई भी दो बिंदु है उनको मिलाने वाला रेखाखंड भी जीवा कहलाएगा। जैसे P और A दोनों वृत्त पर स्थित बिंदु है ना, तो इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है, ये वाला PA, तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त की जीवा। तो हम यहाँ लिखेंगे जीवा। जीवा कौन कौन सी है, देखो एक तो PA ये जीवा है, तो हम लिखेंगे PA। और जीवा का नाम बताओ बच्चों, इस चित्र को देख के जीवा के नाम बताने हैं। तो देखो PB ये भी वृत्त की जीवा है, तो PB। और जो PM वृत्त का व्यास था, ये भी तो वृत्त की जीवा है, क्योंकि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। तो हम कहेंगे PM भी वृत्त की जीवा है। तो यहाँ तीन जीवाएं दिख रही है सबको, PA, PB और PM। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और वृत्त की जीवा, तीनों सबके समझ में आ गई अच्छे से। अब आगे देखो, चाप क्या होता है। बच्चों, चाप के बारे में पढ़ेंगे कि वृत्त का चाप किसे कहते हैं। देखो एक चित्र दिख रहा है वृत्त का, वृत्त के चित्र के ऊपर हमें कुछ भाग लेना है। P से Q, दो बिंदु लिए P और Q, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ना, ये वृत्त का चाप कहलाती है। ये जो लाइन है इसको क्या कहेंगे, वृत्त का एक चाप। तो हम क्या कहेंगे, वृत्त के एक भाग को उसका चाप कहते हैं। तो ये वृत्त का एक भाग ही तो है, P से Q का भाग, तो वृत्त के किसी एक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। P और Q वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो चाप PQ प्राप्त होता है। और इसे लिखते कैसे हैं बच्चों, PQ के ऊपर चाप की आकृति, तो इसे PQ चाप से व्यक्त करते हैं। देखो PQ और इसके ऊपर चाप की आकृति, तो इसे PQ चाप से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, चाप समझ में आया। वृत्त का कोई भी एक भाग, ये वाला भाग भी हो सकता है, कहीं भी ले सकते हैं अपन भाग, तो वह वृत्त का चाप कहलाता है। चाप समझ में आ गया बच्चों सभी के। आगे देखो, त्रिज्य खंड। वृत्त का त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है, एक त्रिज्य खंड कहलाता है। वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, तो यहाँ दो त्रिज्या कौन सी हो गई, इसको अपन C माने, तो CP और CQ, ये तो हो गई वृत्त की दो त्रिज्या, और इनके संगत चाप कौन सा हो जाएगा, PQ चाप। तो वृत्त की दो त्रिज्याएं और उनके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र ही वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड। और इसका नाम क्या ले रहे, PQC त्रिज्य खंड। इसका नाम हो जाएगा PQC त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड समझ में आया बच्चों, दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल ही वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। अब आगे देखो, वृत्तखंड। बच्चों, वृत्तखंड किसे कहते हैं, देखो वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा, ये संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। एक चित्र दिख रहा है सबको, इसके अंदर वृत्त की एक जीवा लेते हैं, जैसे इसको नाम देंगे PQ, और यहाँ एक बिंदु ले लेंगे, इसको कहेंगे R। तो PQ क्या है, वृत्त की एक जीवा है। जीवा क्या होती है, अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ही वृत्त की जीवा कहलाता है। तो यहाँ PQ क्या है, PQ एक जीवा है,
और ये वृत्त का एक चाप या भाग है। तो इनसे घिरा जो क्षेत्रफल है ना ये वाला, ये वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। देखो वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वृत्तखंड क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा PQR। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के, PQR क्या हो जाएगा, वृत्तखंड। अब आगे देखो, वृत्त के अनुदिश से चली गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। यानी हम वृत्त के अनुदिश जो चक्कर लगाएंगे ना, वह कुल दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। जैसे एक वृत्त बना रहा हूं मैं, इस वृत्त की परिधि कौन सी है। अब अपन यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से चलते हुए पूरा चक्कर लगा के जब वापस यहाँ आ जाएंगे, यानी ये जो दूरी है ना, इस लाइन की दूरी, ये क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। तो बच्चों समझ में आया वृत्त की परिधि का, यानी वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। वृत्त के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा, वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप। ठीक है बच्चों, ये सभी चीजें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज हमने वृत्त के बारे में अच्छे से अध्ययन किया और आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा भी होगा। बच्चों फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखोगे ना, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले भाग में हम करेंगे प्रश्नावली 4.6 के प्रश्न। थैंक यू।